वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और जिसकी फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, उन क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा जो कि आपके पेपर में आने ही वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अगर वो क्लास देखे ही है तो जान भी गए होंगे कि किस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं एक क्वेश्चन को इतना डिटेल से कि वो फिर भूलेगा ही नहीं, यानी उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारा आप लोग के कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 होते हैं। और ये कोष्ठ हम लोग जो उस क्लास में समझ चुके हैं कि कहां कहां पे होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे स्टोमेटा के खुलने और दम यानी बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे द्वार कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम गॉड सेल्स बोलते हैं। अब ये किस तरह से होती है तो आप इसके फिगर तो देखे ही होंगे। इस तरह से ये होता है 2 ठो और यहाँ पे इस तरह से लगे होते हैं। अगर ये पानी पाएगा तो ये क्या होता है, जब कोई भी चीज है जब आप उसमें पानी डालते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, फूलना स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे ही पानी बाहर आया तो फिसक जाएगा। तो इसको नियंत्रित कौन कर रही है, द्वार कोशिकाएं ही कर रही हैं। आगे देखिए इसमें क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे पौधे में गैसों का आदान प्रदान, ये है आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा। तो जैसे कि ये आप देखते हैं इस तरह से पत्ती है और ये पत्ती पे छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं और इनके ही द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है। तो आप लोग समझ लीजिए किसका होगा, धड़कन सबसे तेज होता है चूहे का होता है। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बनाता तो ग्लूकोज है पर वो जब परिवहन होता है तो सुक्रोज के माध्यम से होता है। और ये सुक्रोज का परिवहन करता कौन है, तो फ्लोएम करता है। अगर यहाँ पे जाइलम होता है तो जाइलम जल का करता है और खनिज तत्व का करता है। जाइलम एक ही तरफ करता है, केवल उसके जड़ से पत्तियों तक पानी को और खनिज को लेके जाता है। लेकिन फ्लोएम दोनों तरफ करता है, ऊपर से बने भोजन को भी ले जाता है और आवश्यकता पड़े तो खनिज को भी ले जा सकता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, तो क्या होता है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो उस जानवर का रक्त लाल नहीं होता है। काकरोच का रक्त आप देखे हैं, नहीं देखे, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। केचुए के अंदर हीमोग्लोबिन होता है लेकिन हम लोग उसमें फर्क क्या है कि हम लोगों का जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, लेकिन उसमें क्या है, प्लाज्मा जो आप पढ़ते हैं आप लोग, प्लाज्मा के अंदर घुला हुआ होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिए इसमें क्या है, हमारे शरीर का पीएच परास कितना होता है। तो हमारे शरीर का जो पीएच होता है 7 और 7.8 के बीच में होता है। आप पीएच स्केल के बारे में पढ़े होंगे। यहाँ पे 1 होता है यानी 1 से 14 तक इसमें लिखा होता है। जो बिल्कुल बीचों बीच 7 होता है ये कैसा है, उदासीन है। आप जैसे इधर जाएंगे ये अम्लीय हो जाएगा, यानी ये क्या है, अम्लीय है। ये क्या है, क्षारीय है। ये बीच में क्या है, न्यूट्रल यानी उदासीन है। ये एसिडिटी है यानी बेस है। तो ये आप लोग जैसे इधर आ रहे हैं तो अम्लीय बढ़ रहा है, इधर जाएंगे तो क्षारीय बढ़ता जाएगा। तो हम लोग की शरीर के जो पीएच परास होता है 7 से 7.8 के बीच में होता है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो जो प्लेटलेट्स होता है ये रक्त स्राव में मदद करता है। जैसे प्लेटलेट्स, आपका हाथ कटा, वहां से प्लेटलेट्स निकला, प्लेटलेट्स वाई से क्रिया करके यहाँ पे बना लेता, थ्रोम्बोसाइट बनाएगा, फिर वहां पे क्रिया करेगा, धीरे धीरे करके लास्ट में ये थ्रोम्बिन बनाएगा। और थ्रोम्बिन जाल जैसा होता है जो कि आपके वहां पे जहां कटा हुआ है वह जाल टाइप बन जाएगा। तो वही पूछा गया है। उसके बाद यहाँ से इसको बनने में 3 से 4 मिनट लगता है। आप देखते हैं अगर हाथ कटता है तो हम लोग को 3-4 मिनट दाबे रख दो, उसको पकड़ के रखते हैं कि ब्लड न बाहर आए। क्यों, क्योंकि 3-4 मिनट ये प्रोसेस होने में लग जाता है। आगे देखिए इसमें पानी में घुलित खनिज का पौधा स्थानांतरण करता है तो जाइलम नलिका के द्वारा। पौधों में खाद्य पदार्थ स्थानांतरण किसके रूप में होता है, तो सुक्रोज के द्वारा होता है। आगे देखिए इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में औसतन प्राकुंचन दाब लगभग कितना होता है। तो यहाँ पे प्रकुंचन दाब पूछा है तो 120 mmHg होता है। पौधों में वाष्पसर्जन किस भाग में होता है, तो पत्तियों से होता है। गार्ड कोशिकाएं की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो भीतरी। प्रोटोजोआ पदार्थ का निष्कासन कैसे होता है, तो यहाँ पे प्रोटोजोआ अपना निष्कासन कैसे करता है, तो विसरण के द्वारा। अब वो जो आप फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, उसमें हम लोगों ने विसरण परासरण क्या होता है वो समझ चुके हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग नेफ्रॉन पाया जाता है तो 10 लाख। अब विसरण थोड़ा सा समझ भी लीजिए, जो बच्चे नहीं देखे उनको डाउट हो सकता है। तो विसरण ये गैसों के अंदर होता है, ये उच्च
सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ प्रवाहित होता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है। ये प्रोसेस किसके माध्यम से हो रहा होता है? विसरण के द्वारा ही हो रहा होता है। मूत्र में जल और यूरिया का प्रतिशत कितना है? तो 96% आपका जल होता है, यानी 96% क्या है? जल है, और 2% आप लोग का यहाँ पे यूरिया होता है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। कृत्रिम वृक्क किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आप लोग डायलिसिस मशीन को सुने होंगे। कृत्रिम वृक्क का मतलब कि बनावटी जो किडनी होती है, किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उस टाइम किसका प्रयोग किया जाता है? तो वहां पे ही इसका डायलिसिस मशीन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से। उत्सर्जन हमारे फेफड़े के द्वारा भी होता है, वृक्क के द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा भी थोड़ा बहुत होता है। तो ये सब क्या है? हमारे उत्सर्जी अंग है। यहाँ पे पूछा है कौन वृक्क के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो निफ्रॉन होता है। अगर वहीं पे आप लोग का तंत्रिका तंत्र की इकाई पूछ लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? वहां पे ये निफ्रॉन है तो वो न्यूरॉन हो जाएगा। दोनों याद कीजिएगा, एक होता है न्यूरॉन, यहाँ पे न्यूरॉन, ये है न्यूरॉन और ये है नेफ्रॉन। तो जो न्यूरॉन होता है ये आप लोग का वृक्क, न्यूरॉन आप लोग के तंत्रिका तंत्र का है और नेफ्रॉन किसका है? आपका ये आप लोग का किडनी का है। आगे देखिए मानव में डायलिसिस थैली होती है तो नेफ्रॉन होती है। ये कृत्रिम वृक्क अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है तो नाइट्रोजन को। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? सेम के बीज का आकार का होता है। इसका स्ट्रक्चर आप देखे होंगे ना, इस तरह से होता है। इधर से भी एक होता है, यानी दो होता है, थोड़ी छोटा बन गया, दोनों बराबर ही होता है। इस तरह से होता है। यहाँ पे मूत्राशय स्टोर होता है, इधर से नलियां आई होती है और इसके बीच में ही क्या होते हैं? इस तरह से नेफ्रॉन लगे होते हैं। नेफ्रॉन इस तरह से होते हैं। अगर इस नेफ्रॉन का अलग से आप स्ट्रक्चर समझते हैं तो इसका कैसा होता है? इस तरह से ये होता है। ये यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, जिससे कि आप देखे रहेंगे तो आप लोग को तो बनाना है, हो सकता है आपसे बनाने वाला भी पूछ लिया जाए। तो इस तरह से होता है। फिर यहाँ पे इस तरह से आएगा, फिर यहाँ पे ये दोनों नलियां इस तरह से आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आके फिर यहाँ पे आता है तो ये हो जाता है आप लोग का पीसीटी, ये होता है डीसीटी। यहाँ से यहाँ पे अपशिष्ट वाला आ जाता है और यहाँ पे इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यहाँ पे हाइलेन लूप होता है। यहाँ पे ये अवरोही है, नीचे की तरफ जा रहा है। ये आप लोग का नीचे की तरफ आ रहा है तो अवरोही है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो अवरोही है। यहाँ पे आप लोग का ब्लड है और ब्लड में ध्यान दीजिएगा क्या क्षमता है? प्लाज्मा क्षमता है। कभी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स नहीं समझता है। जो पीसीटी होता है, पीसीटी में इस छन्ने के साथ बहुत सारे मटेरियल छन जाते हैं तो उसको फिर अवशोषण करने की भी जरूरत है। तो ये पीसीटी अधिक, जैसे खनिज हो गए, जल हो गया, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे क्या होता है? पीसीटी अंदर ले लेता है। कह के तुम मत भागो भाई, तुम्हें अंदर ही अभी जरूरत है, तो उसको क्या करता है? अवशोषण यानी रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है। उसके बाद कुछ यहाँ हेलेन लूप में आएगा। हेलेन लूप में भी पानी का अवशोषण होगा। फिर आप लोग का धीरे धीरे डीसीटी में जाएगा और आवश्यकता पड़ेगी तो डीसीटी भी सोडियम और जल का अवशोषण कर लेता है। तो ये नेफ्रॉन का है। अगर आप लोग थ्योरी पढ़े हैं तो आपको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। अब हम लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को समझेंगे। यहाँ पे हम लोग का ये है कि क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। तो अब आप लोग के आपके पास टाइम नहीं है, अब आप लोग का एग्जाम डेट आ चुका है तो अब आप लोग को क्या करना है? आप लोग को क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है। अब जो अब तक थ्योरी आप पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए, अब आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। जितना क्वेश्चन हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जो थ्योरी आपने पहले से पढ़ रखे उसको रिवाइज कीजिए। तो चलिए आगे देखिए इसमें यहाँ पे है, यहाँ पे पूछा था सेम के बीच का आकार का होता है। अगला देखिए, अगला क्या है? यहाँ पे कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो हेट्रोक्राइन ब्रीसड। ब्रीसड किसके अंदर पाया जाता है? मेल के अंदर। ब्रीसड के अंदर क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। आगे देखिए, मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? 2% होता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। आपने मस्तिष्क के बारे में पढ़ लिए होंगे, अग्र, मध्य और फस्य होता है। इसमें सबसे ज्यादा सेरिबेलम होता है। जो लोग शराब पी लेते हैं उस टाइम उन लोग का कौन सा कार्य करना बंद कर देता है? तो सेरिबेलम ही होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा सेरिब्रम है, जिसके अंदर सेरिब्रम सबसे विकसित है, सबसे स्ट्रांग है। तो वो लोग क्या होते हैं? बहुत तेज होते हैं। आगे देखिए, आगे है इसमें मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। सबसे तेज विभाजन लीवर है।
अब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सबसे तेज विभाजन लीवर है, विभाजन नहीं होता है न्यूरॉन से, यानी तंत्रिका तंत्र में विभाजन नहीं होता है। सबसे बड़ा यहाँ पे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। मानव में पूछ लिया जाए सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो अंडाणु हो जाता है, यानी ओवम हो जाता है, जो कि फीमेल के अंदर पाया जाता है। और सबसे छोटी कोशिका पा जाए तो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, जो कि मेल के अंदर पाया जाता है। आगे देखिए इसमें अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना हो, 1.4 kg है, या 1400 ग्राम या 1300 ग्राम भी रहेगा तो सही है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो न्यूरॉन है। कौन सा यहाँ पे ग्राही नहीं है, तो यहाँ पे दमिका है, द्रुमिका है। आगे देखिए मेरुरज्जु निकलती है मेडुला से, दो न्यूरॉन्स के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, तो सिनेप्सिस कहते हैं। अब न्यूरॉन कैसे होते हैं, न्यूरॉन आप अगर पढ़े तो फिगर तो आप बनाए ही होंगे, इस तरह से होता है। यहाँ से आपकी नसें निकली होती है, माइलिन शीथ निकली होती है, फिर यहाँ पे इस तरह से होते हैं। यहीं पे फिर दूसरा न्यूरॉन्स आएगा, इस तरह से यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन जुड़ेगा, यहाँ से ये इस तरह से निकला होता है, इस तरह से। ये क्या है, ये डेंड्राइन है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे पतले पतले डेंड्राइट्स लगे होते हैं, जो कि डेंड्राइट से संदेश डेंड्रॉन में आता है। उसके बाद ये साइटोन है, इसमें आता है, फिर यहाँ पे एक्सॉन होता है। तो वही पूछा गया, और यहाँ पे जो जुड़ेगा ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच पूछा हुआ है, तो यहाँ पे कौन होगा, सिनेप्सिस होगा। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया की जो हम बिना, यहाँ पे पूछा है अनैच्छिक, और एक होता है यहाँ पे ऐच्छिक, एक है ऐच्छिक और एक है अनैच्छिक। ऐच्छिक जो हम चाहते हैं वो कर लेते हैं, जैसे चबाना, अपने हाथों से कुछ लिखना, क्या किसको बोलना है, ये भी क्या है, ऐच्छिक है। लेकिन यहाँ पे अनैच्छिक पूछा है कि अनैच्छिक नहीं है, तो चबाना, जब हम चाहेंगे तभी किसी चीज को चबा सकते हैं। और अनैच्छिक क्या है, जो हमारे बस में नहीं है, जैसे कि हमने खाना खा लिया, लेकिन अब वो कैसे पच रहा है वो हमारे बस में नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने खाना खा लिया और अमाशय में तो खाना स्टोर रहता है 4 घंटे तक, अब हम अमाशय को कह दे है अमाशय मत पचाना, 4 घंटे नहीं पचाना है या 10 घंटे नहीं पचाना है, हम जब चाहेंगे तभी पचाना, नहीं ऐसा नहीं होगा भाई। वो क्या होगा, वो अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया है, वो आपके बस में नहीं है। तो ऐच्छिक जो आपके बस में है, अनैच्छिक जो आपके बस में नहीं है। तो यहाँ पे अनैच्छिक नहीं है तो चबाना, ये ऐच्छिक है। मनुष्य में कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन करता है, तो ये कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो स्नेप्स कहते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक के लिए संतुलन में सभी को चुनना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, पौधों के अग्रभाग में पाया जाता है, तो ऑक्सीन पाया जाता है। हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स आप पढ़े होंगे, ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एथिलीन है, एब्सेसिक है। तो यहाँ पे जो आप लोग का ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ये वृद्धि कराता है। लेकिन जो एब्सेसिक है, एथिनॉल है, ये क्या है, ये वृद्धि को रोकता है। एथिनॉल आपके भोजन जो आम पकते हैं या कृत्रिम तरीके से भी पकाए जाते हैं, देखते होंगे कि जब आप आम को तोड़ते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि ये लस्सा टाइप का निकलता है, उसको हम बोलते हैं कि ये जहाँ पे लग जाएगा वहां पे दाग हो जाएगा। वो कौन सी होते हैं, एथिलीन होता है, जो कि गैस के रूप में भी पाया जाता है। आगे देखिए, पौधों का वृद्धि हार्मोन कौन सा, ऑक्सीन और जिब्रेलिन है। पत्तियों में मुरझाने वाला हार्मोन एब्सेसिक एसिड है। फल को पकाने के लिए एथिलीन है। हमारे मस्तिष्क किस हड्डी से घिरा होता है, तो मेनिंजिस यानी झिल्ली से घिरा है। मानव मस्तिष्क का आयतन लगभग कितना है, तो 1650 ml है। यहाँ पे मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.5 kg का होता है। सेरिब्रम किसका कितना भाग होता है, तो 2/3 होता है, यानी लगभग 70% होता है। आगे देखिए, अगला है, इसमें ऑक्सीन क्या है, एक हार्मोन है। पादप हार्मोन का उदाहरण ऑक्सीन है। यहाँ पे लैंगिक समानता कहाँ पाया जाता है, तो पीपल में, यानी पीले कनेरे में और बरगद में। हार्मोन स्रावित होता है, तो ये आप लोग का अंतः स्रावित ग्रंथियां और एक बाह्य स्रावित ग्रंथियां होती है। तो बाह्य स्रावित से एंजाइम निकलता है। बाह्य स्रावित के लिए नली होनी चाहिए, लेकिन अंतः स्रावित ग्रंथियों के लिए नली विहीन होता है, इसमें नली नहीं होती, सीधा हार्मोन्स बना, ब्लड में गया और ब्लड अब उसको जहां ले जाके छोड़ना है वहां पे छोड़ देगा। एंड्रोजन क्या है, तो नरलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या है, तो अंडाशय द्वारा होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक एंड्रोजन है और एक एस्ट्रोजन है। अनुवांशिक गुण का वाहक होता है, गुण सूत्र होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे निषेचन हो जाता है। आगे देखिए,
यहाँ पे आप लोग का होगा जाइगोट हो जाएगा। नर युग्मक तथा यानी मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहेंगे, निषेचन कहते हैं। पुष्प का सबसे बाहरी भाग या बाह्य दल पुंज होता है। अब यहाँ पे पुष्प के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि ये आप लोग का एक ऐसे होता है, ये स्टिग्मा स्टील, यहाँ पे ओवरी होता है। ओवरी के बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का देखते होंगे पत्तियां निकली होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्पल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे कलर, हर कलर के निकले होते हैं, आपके कलर में होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये पेटल है, ये सेप्पल है, ये क्या है, ये इसको वर्ती काग्र बोलते हैं, तो स्टील है। ये वाला स्टिग्मा है, ये क्या है, ओवरी है। उसके बाद यहीं से कुछ फूलों में ऐसे इस तरह से निकले होते हैं, यहाँ पे पुंकेसर। तो यहाँ पे इस तरह से पुंकेसर लगा होता है, इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। तो ये यहाँ पे यंथम होता है, पुंकेसर है, परागकोश, परागकण होता है। परागकोश के अंदर ही परागकण बनता है। जब ये परागकण बन जाता है तो परागकण से वर्तिकाग्र तक, परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही हम परागण कहते हैं। और फिर वर्तिकाग्र से अंडाशय तक जब पहुंच जाता है तो निषेचन हो जाता है। तो ये सारे फूल के भाग हो जाएंगे। तो ये बाह्य दल पुंज है, ये आप लोग का दल पुंज है। तो बाह्य दल पुंज को सेप्पल कहते हैं। सेप्पल की अगर यूनिट पूछ लिया जाए तो यहाँ पे आप लोग का कैलिक्स हो जाता है। पेटल का पूछ लिया जाए तो कोरोला हो जाएगा। आगे देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। पुष्प में यहाँ पे पूछा गया है कि पुष्प का मादा भाग, ये वाला मादा भाग क्या होगा, तो जयांग हो जाएगा। और नर वाले भाग को क्या कहते हैं, पुमंग, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो अंडाशय। अंडाशय ही किस में बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा। बीज किस में बदल जाएगा, बीजांड में बदल जाएगा। जो पखुड़ियां हैं क्या होती हैं, झड़ जाती हैं। वर्तिकाग्र किसका भाग है, तो जयांग का भाग है। मादा जनन असामान्यतः लगभग यहाँ पे पूछा गया है, आयु में परिपक्व हो जाता है, 12 वर्ष में ये परिपक्व हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि बीजांड की दीवार मोटी होकर बनती है तो बीज आवरण बनती है। स्त्रियों के मासिक चक्र में ये परिपक्व अंडे किस दिन अंडाशय से बाहर निकलते हैं, तो 14वें दिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये ओवरी है, समझिए, ध्यान से समझिए, ये ओवरी है। यहाँ पे छल्ले जैसा होता है जो कि इस ओवरी को पकड़ के रखा होता है। यहाँ पे आप लोग का ये क्या है, गर्भाशय है। यहाँ से ये योनि होता है। गर्भाशय के बाद यहाँ पे इस तरह से एक नली आई होती है, ये वाली होती है, फिर इस तरह से आती है, इस तरह से आके ये क्या होती है, ये जुड़ जाती है। तो ये आप लोग की फैलोपियन ट्यूब है। निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन बच्चे का विकास गर्भाशय में होता है। यहाँ पे अंडाणु यानी ओवम बनते हैं, धीरे धीरे ये इधर तक जाते हैं, इस रास्ते से स्पर्म जाता है। यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन हो जाएगा। आगे देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण कौन सा है, तो यहाँ पे कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरॉन होता है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन से। इंसुलिन कहाँ से बनता है, अग्न्याशय से, लैंगरहैंस की दीपिका से। एंड्रोजन क्या है, नर हार्मोन है। टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होता है वृषण से। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये अगर पूछा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि के लिए निकलने वाला हार्मोन है, तो पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि के भी अग्र, मध्य, पश्च भाग होता है। पश्च भाग से बेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन निकलता है, और अग्र भाग से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, वृद्धि हार्मोन हो गया। तो ये सारे पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से निकलते हैं। आगे देखिए इसमें पूछा गया है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, तो यहाँ पे हार्मोन को। कौन सा अंतःस्रावित या बाह्यस्रावित ग्रंथि एक जैसे कार्य नहीं करती है, तो पीयूष ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरॉक्सिन निकलता है। अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है, तो यकृत कैसी है, बाह्यस्रावित ग्रंथि है। इंसुलिन की कमी होती है मधुमेह में। निम्नलिखित में से किसे वर्थ हार्मोन कहते हैं, तो ऑक्सीटोसिन। अगर पूछ लिया जाए लव हार्मोन किसे कहते हैं, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही कहते हैं, जो कि पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है, पर बनता ये हाइपोथैलेमस में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कापर ल्यूटियम से स्रावित होता है, तो ये है प्रोजेस्टेरॉन। और ये कापर ल्यूटियम है क्या, बहुत डिप्थ से अगर आपको पढ़ाया गया होगा, आप पढ़े होंगे अंडाशय के बारे में कि जो फीमेल्स होती हैं उसमें अंडाणुओं का विकास कैसे होता है, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि ये कार्पस ल्यूटियस क्या है। जब अंडाशय एक परिपक्व हो जाता है तो इसमें से ओवा निकल जाता है, और जो ये बचा हुआ भाग होता है इसी को कार्पस ल्यूटियस बोलते हैं। इसमें प्राथमिक फोलिकल, द्वितीय फोलिकल, फिर तृतीय फोलिकल होता है। तो
ये सारे आपको पढ़ाया गया होगा, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि कार्पस ल्यूटियस क्या है। अभी बस इतना समझ ले, कार्पस ल्यूटियस जब वह बाहर निकल जाता है तो जो उसका बचा हुआ पार्ट होता है उसको कार्पस ल्यूटियस बोलते हैं, और यहाँ से ही प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। जो ये प्रोजेस्टेरॉन होता है, आपको पता होगा कि जब फीमेल में मासिक धर्म स्टार्ट होता है तो जो आप लोग के गर्भाशय की तीसरी लेयर होती है, एंडो यहाँ पे हो जाता है, इससे ये भीतरी परत धीरे धीरे टूटना स्टार्ट कर देती है, वही वह टूटती है जिसके कारण ब्लड आता है। तो ये हो जाएगा। वहां पे अगला है निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरॉन है। अगला देखिए, अगला क्या है, परागकण निम्न में से किसके और बनता है, तो पराग कोष में परागकण बनता है। किसमें विखंडन नहीं होता है, तो ईस्ट में विखंडन नहीं होता है। ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है। मुकुलन का मतलब कि ये ईस्ट है और ईस्ट से एक छोटा सा निकला, फिर अगला यहाँ पे ये अलग होकर एक जीव बन गया। आगे देखिए, इसमें एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो पपीता। एक लिंगी का मतलब कि मेल और फीमेल क्या है, अलग अलग है, और द्विलिंगी का मतलब क्या है, दोनों एक ही में है। यहाँ पे फूल में नर जनन अंग होता है, तो पुंकेसर होता है। आगे देखिए, तो चलिए हम लोग आज की क्लास अभी